BDML कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाँ, देखिए, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में डॉली महोदय का मत पढ़ रहे थे। नितिन कुमार, गुड आफ्टरनून बेटा। अंकित, हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ, जुड़ जाइए बेटा, शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ जाइए सभी के सभी जल्दी। हाँ, आगे हम शुरू करते हैं। देखिए, डॉली का मत हो गया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले मत पर, जेफरीज महोदय का मत। कौन सा मत? जेफरीज महोदय का। तो जेफरीज महोदय ने क्या बताया था उसको देखते हैं। तीसरा, जेफरीज महोदय का मत। तो जेफरीज महोदय क्या कहते हैं? जेफरीज महोदय कहते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको भूकंपीय आधार पर मापा गया है। किसके आधार पर? भूकंपीय आधार पर मापा गया है। और उन्होंने बताया है कि जैसे भूकंप की तीन प्रकार की तरंगे दो प्रकार की तरंगे होती हैं। एक तो धरातलीय तरंगे होती हैं और एक आंतरिक तरंगे होती हैं। तो जो आंतरिक तरंगे होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक जैसे पी तरंग होती है, एक एल तरंग होती है, एक एस तरंग होती है। तो ऐसे बेटा, इन्होंने इन तरंगों के आधार पर ही अपनी परतों को तीन भागों में बांटा है। वो तीन भाग कौन कौन से बताए हैं इसने? नंबर एक, हाँ इसने बताए। नंबर एक, ऊपरी परत। ऊपरी परत। नंबर दो, दूसरा कौन सा है? द्वितीय परत। द्वितीय परत। द्वितीय परत। और तीसरा कौन सा है? तृतीय परत। तृतीय परत। तृतीय परत। अब इसने क्या बताया है इनमें कि ये प्राथमिक तरंग है। कौन सी है ये जैसे प्राथमिक तरंगें होती है ना, तो उसी के आधार पर इसको प्रारंभिक तरंग कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? प्रारंभिक परत भी कहा गया है। प्रारंभिक परत भी कहा गया है। यह मुख्यतः यह यह मुख्यतः परतदार अवसादी चट्टानों से बनी है। यह परत मुख्यतः परतदार अवसादी चट्टानों से बनी है। यहां लिखिए, यह प्रारंभिक चट्टानों के
नीचे पाई जाती है। यह परत मुख्यतः ग्रेनाइट ग्रेनाइट चट्टानों ग्रेनाइट चट्टानों अर्थात आग्नेय शैल से बनी होती है। तीसरी परत हाँ, तीसरे में लिखिए, यह थैचीराइट व डायोराइट चट्टानों से बनी हुई होती है। यह थैचीराइट व डायोराइट चट्टानों से मिलकर बनी है। डायोराइट चट्टानों से मिलकर बनी है। इसे मध्यवर्ती परत कहा जाता है। इसे मध्यवर्ती परत कहा जाता है। देखिए बेटा, थोड़ा सा एक परत इसमें और दिखाई गई है, उसको भी आप देख लीजिए। इसका एक चौथी परत भी इसमें दे रखी है, और चौथी परत का नाम है निचली परत। निचली परत। अब निचली परत में क्या है? निचली परत पेरिडोटाइट एवं टूनाइट चट्टानों से बनी हुई है। यह है पेरिडोटाइट और टूनाइट चट्टानों से मिलकर बनी है। तो ये एक अपने आप में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लास्ट जो परत है, ये कई जगह जो छोटी मोटी किताब है उनमें नहीं भी मिलेगी, लेकिन अगर आप बड़ी अच्छी किताब पढ़ोगे सविंदर सिंह जैसे लेखक की, तो उसमें ये परत मिल सकती है। बाकी जेफरीज की 3 परतों का उल्लेख है बहुत सारी किताबों में, लेकिन मैंने आपको यहाँ चतुर्थ परत भी लिखा दी। और इसका जो एक मैप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने क्या क्या कहा है। देखो, और हाँ, सेलेक्ट करके यहाँ इसको हाँ, ये, और इसमें एक लिख देना, जेफरीज के अनुसार पृथ्वी की सतह से जेफरीज के अनुसार पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से
नीचे की ओर जाने पर घनत्व में परिवर्तन होता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। और ये मैं बना रहा हूं। इसने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो वर्णन किया है, सर ये क्या लिख दिया, कौन सा बेटा एक बार बता देना। हाँ, थैचीराइट है। देखो कठिन कठिन शब्द में बता देता हूं। थैचीराइट है, डायोराइट है, थैचीराइट, डायोराइट और ये ग्रेनाइट है, ये टूनाइट है, ये पेरिडोटाइट है। ये आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आंतरिक संरचना की बात करूंगा। तो आंतरिक संरचना में इन्होंने कितनी परतें बताई हैं? मुख्य रूप से 3 और बाकी 4। 2, 3 और 4। तो यहां पर जो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो पहली जो चट्टान है वो किससे बनी है? सेलों से निर्मित। जो एक अवसादी सेल है ना, अवसादी सेल से निर्मित है पहली। तो दूसरी इन्होंने क्या बताई? ग्रेनाइट। किससे? ग्रेनाइट से निर्मित। ग्रेनाइट। एक बार, हाँ, ग्रेनाइट। और तीसरी जो परत है वो किससे बनी है? थैचीराइट और डायोराइट। थैचीराइट और डायोराइट। ये खनिज तत्व है बेटा। थैचीराइट हुआ, डायोराइट हुआ, टूनाइट हुआ। ऐसे ये बहुत सारे प्रकार के खनिज हैं जो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे जमीन के अंदर मैग्नीशियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, बहुत सारे अन्य और खनिज मिलते हैं। उन मान लो 2 तत्वों से या 3 तत्वों से मिलकर एक तत्व बना होता है, उसको हम खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। वही खनिज का नाम है, कोई थैचीराइट है, कोई डायोराइट है, ठीक है ना, कोई पेरिडोटाइट है। ऐसे बहुत सारे प्रकार के तत्व हैं, इनसे मिलकर ये परतें बनी हुई हैं। अगला पेरिडोटाइट और टूनाइट। पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट और टूनाइट। पेरिडोटाइट और टूनाइट। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हम्म, हाँ, तो ये क्या, तीसरी तीसरी पार्ट में क्या लिख दिया? तीसरी पार्ट में बेटा ये जो पेरिडोटाइट है, ये टूनाइट चौथे में है, और तीसरे भाग में है थैचीराइट, डायोराइट। और यहां भी थैचीराइट और डायोराइट। ये देखिए बेटा, ये जेफरीज महोदय का मत है। किसका मत है? जेफरीज महोदय का मत। और जेफरीज महोदय के मत को हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। हाँ, जेफरीज महोदय का मत ये तीसरा जेफरीज महोदय
का मत। ठीक है ना, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब आगे चलते हैं, और आगे अपना अब किसका मत आता है? ऑर्थर होम्स का मत, क्रस्ट सबस्ट्रक्टम है। इसने दो ही भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। ऑर्थर होम्स का वर्गीकरण, चौथा। अगला पॉइंट कौन सा है? चौथा, हमारा चौथा मत, ऑर्थर होम्स का मत एवं वर्गीकरण। ऑर्थर होम्स का मत एवं वर्गीकरण। क्लास अब कर दूंगी क्लास होने के बाद में। अच्छा भैया, आपने वो नंबर दिया था वो गलत है शिवानी। हाँ कर लेना बेटा आपस में आप। हाँ, तो ऑर्थर होम्स ने क्या कहा है, इसका थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे बेटा, और डिटेल में हम लोग लिखेंगे। हाँ लिखें। इन्होंने अपना सिद्धांत, इन्होंने अपना सिद्धांत संवहन धारा के रूप में प्रकट किया। संवहन धारा के रूप में प्रकट किया, प्रकट किया, जिसमें सीमा के अंतर्गत, जिसमें सीमा के अंतर्गत संवहन धाराओं की उत्पत्ति। इन्होंने अपना सिद्धांत संवहन धारा के रूप में प्रकट किया, जिसमें सीमा के अंतर्गत संवहन धाराओं की उत्पत्ति, संवहन धाराओं की उत्पत्ति को माना गया। माना गया। दो सेंटेंस है बेटा, यहाँ वो दो सेंटेंसों को आप लिख लीजिए। इन्होंने अपना सिद्धांत संवहन धारा के रूप में प्रकट किया, जिसमें सीमा के अंतर्गत संवहन धाराओं की उत्पत्ति को माना गया। उसके बाद संवहन धारा उत्पन्न होने का कारण, संवहन धारा उत्पन्न होने का कारण अत्यधिक तापमान है। अत्यधिक तापमान है। हाँ जी, तापमान की वजह से, तापमान की वजह से पदार्थों में विखंडन होता है, विखंडन होता है।
तापमान की वजह से पदार्थों में विखंडन होता है। इन्होंने इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक परतों को आंतरिक भाग को आंतरिक भाग को दो परतों में बांटा है। दो परतों में बांटा है। नंबर एक क्रस्ट। नंबर एक क्रस्ट। क्रस्ट क्रस्ट में क्या माना इन्होंने? सियाल एवं सिमा का ऊपरी भाग शामिल किया जाता है। इसमें क्या किया इन्होंने? सियाल और सिमा का ऊपरी भाग शामिल होता है। इसमें सियाल और सिमा का ऊपरी भाग शामिल होता है। हाँ, गहराई को इसकी गहराई को अलग अलग आधारों पर अलग अलग बताया गया है। जैसे तापमान के आधार पर 20 किलोमीटर। नंबर एक। नंबर दो, भूकंप तरंगों के आधार पर भूकंप तरंगों के आधार पर 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। और भूसन्नति की गहराई के आधार पर 20 किलोमीटर। हाँ, वो 20 किलोमीटर के आसपास ही है। तो बेटा अब देखिए, थोड़ा सा इसका चित्र बना देता हूँ आपको मैं। हाँ, 1 मिनट। ऊपरी भाग ऊपरी भाग
ऑर्थर होम्स का ये साइड में किया मैंने थोड़ा सा बेटा। और हाँ, तो यहाँ पर इसका जो आंतरिक भाग है वो एक बार देखता हूँ, बनाता हूँ मैं आपको। वो आंतरिक भाग कैसे बनेगा इसका, कितनी परतें हैं इसमें, तो वो चीज भी सुन लीजिए आप लोग। इसको दो भागों में बांटा बांटा गया है, दो भागों में। कैसे, देखिए ये तो है क्रस्ट, क्रस्ट। इसमें कौन कौन सी है, एक तो सियाल प्लस सिमा का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, ये तो क्रस्ट कह दिया इन्होंने। और दूसरा जो भाग है उसको इन्होंने क्या नाम दिया है, उसका नाम दिया है सबट्रेटम, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। और सबस्ट्रेटम में क्या है, सिमा का निचला भाग सिमा का निचला भाग प्लस निफे, ये जो भाग हैं वो किस में आएंगे, सबस्ट्रेटम में। समझ में आया बेटा। ऑर्थर होम्स ने क्या कहा है, ऑर्थर होम्स ने बताया है कि हमारा जो पृथ्वी का जो आंतरिक भूभाग है उसमें से अधिक तापमान की वजह से क्या होता है, संवहन धाराएं प्रकट होती हैं। संवहन धाराएं क्या होती हैं कि जब तापमान की वजह से, जैसे धरातल पर सूर्य के प्रकाश या सूर्य की तरंगों की वजह से पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ता है और थोड़ा सा ऊपर जाके वो संघनित हो जाता है और बादल बन के बरसात हो जाती है। तो जैसे ही वो पानी ऊपर उड़ा तो उसे क्या कहते हैं, संवहन प्रक्रिया, क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं उसको। जैसे अधिकांश जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो प्रकार की वर्षा होती है, जो प्रतिदिन 2 से 2:30 बजे तक वो वर्षा होती है, उसको हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। सेम वही सिस्टम इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। जो सिमा का जो आंतरिक भाग है वो लिक्विड है, आपको पहले भी मैंने बताया था जब और उसका वर्गीकरण पढ़ाया था मैंने सुएस महोदय का। तो सुएस महोदय के वर्गीकरण में भी आपसे चर्चा हुई थी कि आंतरिक जो भाग है इसका सिमा का वो लिक्विड। तो लिक्विड के साथ साथ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर जी, गुरुजी आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है। बेटा हमारा नेटवर्क पूरा चल रहा है और अच्छे से पूरा सेटअप भी चल रहा है जैसा मैं देख रहा हूं यहां से। हाँ जी बेटा, आप लोग अपना एक बार देख लीजिए। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था आपसे इसकी। तो कहने का मतलब यह है कि वहां जब तापमान की वजह से वाष्प बनती है, जब ऊपर आती है तो वहां पर संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं और संवहन धाराओं के उत्पन्न होने से, सॉरी, तापमान के अधिक होने से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं और तापमान की वजह से ही पदार्थों में क्या होता है, विखंडन होता है। और विखंडन जब होता है तो
परतें दो भागों में बटी हुई हैं। एक तो क्रस्ट है जो ऊपरी परत है, बिल्कुल सियाल है जो पृथ्वी पर अवसादीकरण से उसका निर्माण हुआ है, और एक आंतरिक भाग है जिसका बहुत कठोर रूप में बहुत पहले निर्माण उसका हो गया था। तो यही ऑर्थर होम्स ने यहाँ पर बताया था। फिर भी हम एक ऑर्थर होम्स का सिद्धांत है, आगे अगर टॉपिक रहा आपके सिलेबस में तो मैं देखूंगा एक बार, तो उस सिद्धांत को जब हम ऑर्थर होम्स के को पढ़ेंगे, संवहन धारा सिद्धांत, ऑर्थर होम्स का संवहन धारा सिद्धांत, तो वहां आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी बेटा कि आखिर संवहन धारा होती क्या है। समझ रहे हो ना? बाकी यहाँ मैं संवहन धारा सिद्धांत पढ़ाने बैठूंगा आपको तो बेटा बहुत ज़्यादा डीपली चले जाएंगे हम और अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। भाई संवहन धारा सिद्धांत छोटा मोटा सिद्धांत नहीं है, कम से कम 2 दिन की क्लास में कंप्लीट होगा संवहन धारा सिद्धांत अकेला। तो इसलिए यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए कि तापमान की वजह से जब लिक्विड फॉर्म वाष्पीकृत होती है और वहीं पर कुछ ऐसा होता है कि दोबारा से वापस वो पानी बन के वापस धरती पर आ जाए, तो उसे संवहनीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा। तो जमीन के आंतरिक भाग में भी सेम प्रक्रिया होती है कि वो ऊपरी भूभाग में आते हैं और ऊपरी भूभाग से फिर वो आंतरिक भूभाग में चला जाता है। तो ऐसे कुछ तरंगे निकलती हैं जमीन के आंतरिक भाग से, वो संवहनीय तरंगे बोलती हैं उनको। क्या बोलते हैं? संवहनीय तरंगे कह लो, संवहनीय धाराएं कह लो, बात एक ही है। ठीक है ना? अगला हमारा एक सामान्य वर्गीकरण है। क्या है? सामान्य वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण में हम लोग इसकी बात करते हैं। एक तो वान दी ग्रांट है। तो वान दी ग्रांट का इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जैसा सियाल, सीमा और निफे में सुएस महोदय ने बताया, हम उसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आधुनिक वर्गीकरण दे रखा है। यहाँ पर आधुनिक वर्गीकरण जो सभी लोग ज़्यादातर उसको मानते हैं, और इस वर्गीकरण को मुख्य रूप से एबॉट और ब्रैडशो नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। किसने दिया था? एबॉट और ब्रैडशो। देखिए समझिए आप एक बार चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट कौन सा है? 5वां है बेटा। कौन सा? 5वां, आधुनिक सामान्य वर्गीकरण। आधुनिक सामान्य वर्गीकरण। तो आधुनिक सामान्य वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं ये कितने भागों में किया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी एक डिटेल इसके बारे में हम करते हैं कि एक एबॉट और ब्रैडशो नाम का व्यक्ति था जिसने एक बुक लिखी थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। क्या लिखी थी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी, इंटरनेशनल यूनियन, UNION ऑफ जियोडेसी एंड जियो फिजिक्स। ये एक बुक लिखी थी। किसने लिखी थी ये? एबॉट एंड ब्रैडशो। एबॉट और ब्रैडशो नाम के दो विचारक थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। उसमें इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भूभाग का अध्ययन किया, और आंतरिक भूभाग के अध्ययन में जब इन्होंने देखा तो कहा कि भूकंपीय जो तरंगे हैं उनके आधार पर इसका वर्गीकरण होना चाहिए। किसके आधार पर?
भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया। और इन्होंने जो आंतरिक भूभाग हैं उसमें कुछ क्या बताए, आंतरिक भूभाग में इन्होंने हाँ असंबद्धताएं बताई। क्या बताई? असंबद्धताएं। इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ असंबद्धताएं बताई। देखिए यहां ये एक नया शब्द आपको मिला है, असंबद्धताएं। ये असंबद्धताएं क्या है बेटा? क्योंकि अभी तक ना तो सुएस ने बताया इसको, ना ऑर्थर होम्स ने बताया, और भी जो विचारक थे जेफरीज महोदय वगैरह, उन्होंने किसी ने भी एक इस असंबद्धता जो शब्द है इसका विचार नहीं दिया, इसके बारे में नहीं बताया किसी ने भी। तो यहां पर ये आधुनिक वर्गीकरण में ब्रैडशॉ ने जब भूकंपीय तरंगों के आधार पर जमीन के आंतरिक भाग का अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि जैसे ही भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और धरातल तक पहुंचने का काम करती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में अलग अलग इस प्रकार के तत्व मिलते हैं कि उसकी गति बढ़ती है और घटती है, बढ़ती है और घटती है। तब इन्होंने एक चित्र बनाया और कहा कि पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो वैसे तो 3 परत हैं, उसमें कितनी परत हैं? 3 परत हैं। अब वो 3 परत कौन कौन सी बताई उनको एक बार यहां लिखें। नंबर 1 क्रस्ट, मेंटल, और तीसरा कोर। ये 3 भाग। अब उन 3 भागों में जो चित्र बनाया है इसने, उस चित्र को मैं आपके लिए अलग अलग कलर से यूज करके बताता हूं और उसको बनाइए आप लोग। सबसे पहले थोड़ा बहुत लिखावट जो होगी वो बेटा मैं कल करवा दूंगा, भले ही आपको आज क्लास में नहीं हो पाएगी तो, लेकिन इस चित्र को आप अच्छे से बनाना बेटा। ये एक भूभाग है और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं इसको। हाँ, ये इसके बाद
हाँ जी। हाँ जी। ये एक यहाँ पर ये महाद्वीपीय भूभाग है। क्या है ये? महाद्वीपीय भूभाग। महाद्वीपीय भूभाग। और ये जो जगह है ये महासागरीय क्षेत्र। अब इसकी जो किलोमीटर में ऊंचाई है वो यहाँ पर देखना बेटा, एक बार मैं अलग कलर से यहाँ दर्शा देता हूँ इसको, आप देखना। ये वाली जो दूरी है ये 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 कितनी है? 5 से 10 किलोमीटर। और ये वाली जो दूरी है ये ये कितनी है? ये है 70 से 100 किलोमीटर। 70 से 100 ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां भी लिख सकते हैं हम लोग। जो महाद्वीपीय भूभाग है उसकी परत की मोटाई तो है 70 से 100 किलोमीटर, और इसकी है 5 से 10 किलोमीटर। जो महासागरीय क्षेत्र है उसकी जो गहराई है वो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और यहां पर लगभग लगभग 100 किलोमीटर, यहां पर 100 किलोमीटर, यहां पर 200 या 400 किलोमीटर की परत है ये एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कहते हैं इसे, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर इंग्लिश वाले एस्थेनोस्फेयर लिख लें। हाँ सर, अभी लिखना नहीं है। नहीं बेटा, लिखना नहीं है, आप लोगों को ये चित्र बनाना है मेरे साथ साथ। जैसा मैं लिखता जा रहा हूँ थोड़ा सा रुक के बना सकते हैं आप लोग। हाँ शिवानी प्लीज सेंड कर देना। हाँ मैं लेफ्ट हो रहा हूँ, नेटवर्क इशू है। हेलो। हाँ तो ये दुर्बलता मंडल, और इसी को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये जो ऊपर का भाग है ये वाला, ये इसको क्या नाम दिया गया है? क्रस्ट नंबर 1। क्या नाम है इसका?
क्रेस्ट, ये वाला भूभाग 100 किलोमीटर तक का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। और क्रस्ट में दो प्रकार के तत्व हैं, एक तो दो प्रकार के भाग, एक तो महासागरीय है और एक महाद्वीपीय है। महाद्वीपीय भूभाग की गहराई कितनी है, 70 से 100 किलोमीटर तक है, और महासागरीय भूभाग की गहराई 5 से 10 किलोमीटर है। समझ गए, इसका मतलब महासागर बहुत गहरे हैं। हमारे धरातल पर पहाड़ भी है, पर्वत भी है, मैदान भी है, पूरे बहुत सारा सिस्टम है। तो यदि हम देखें तो महासागर सबसे गहरे हैं, तो महासागर सबसे गहरे हैं तो जहां 100 किलोमीटर की परत आ जाएगी वहां तक क्या है, क्रस्ट है। और क्रस्ट में जो गहराई में महासागर है तो वहां उसकी मोटाई कम रह जाएगी, यहां पर इसकी मोटाई ज्यादा है, ये पहाड़ है, पर्वत है, महाद्वीपीय क्षेत्र है। तो समझ रहे हो ना बेटा, एक असली जो भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना वो बेटा अब बन रही है। यहां पर सारे विचारक एक मत हैं। इस क्लास में इस चित्र को आप बहुत अच्छे से देखना बेटा, इसकी लिखावट में कल करवा दूंगा भले से, लेकिन आज इसको अच्छे से बना लो आप लोग, ठीक है ना। तो जो ऊपरी भाग है वो किससे बना है, ग्रेनाइट से और ये बेसाल्ट से। मतलब ये जो भूभाग है, देखो यहां भी एक हल्की सी मैं लाइन खींचता हूं अलग कलर से, ये वाली, ये अब ये जो ऊपर वाला भूभाग है ये तो बना है किससे, ग्रेनाइट से, और नीचे का बेसाल्ट से। ये ग्रेनाइट और ये बेसाल्ट से बना है। अलग अलग तत्व हो गए यहां भी। उसके बाद में जो अंदर वाला भाग है वो है बाह्य मेंटल, यहां एक 700 किलोमीटर पर, 700 किलोमीटर पर है ये, और एक फिर 2900 किलोमीटर पर आएगी। उनतीस सौ किलोमीटर, और एक 5150 पर है यहाँ, और लास्ट में यहाँ पर 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। दूसरा मेंटल, और ये तीसरा भूभाग है कोर। ठीक है ना, ये आप लोग देखना। अब ये जो 700 किलोमीटर पर है ये बाह्य मेंटल और निचला मेंटल, इसमें भी फर्क है बेटा। ये बाह्य मेंटल, ये आंतरिक मेंटल। यहां पर बेटा ये, हाँ, बाह्य कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। हाँ जी,
ये सबसे पहली जो असंबद्धता आई वो कहाँ, असंबद्धताओं को बेटा मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ और अलग कलर हम येलो हाँ यूज कर रहे हैं, ये वाला है यहाँ। तो ये जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट में परिवर्तित कर रहा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट में जो परिवर्तित कर रहा है, वो जो सीमा है वो एक विचारक हुए थे हमारे कॉनराड महोदय। कौन से हुए थे? कॉनराड महोदय। तो उन्होंने एक असंबद्धता दी थी जिसका नाम था कॉनराड असंबद्धता। ध्यान रखना, असंबद्धता उसको कहते हैं जब, जैसे मान लो हम धरातल के अंदर जा रहे हैं और जाते जाते हम एक ही प्रकार के तत्व हमको मिल रहे हैं, और जैसे ही हम उस सीमा पर पहुंचे जहां मान लो जैसे लिक्विड शुरू हो गया या गैसियस पदार्थ शुरू हो गए या चट्टानों की बनावट अलग प्रकार के तत्वों से हमको मिल गई, तो वो हमारी बीच का जो बॉर्डर लाइन है वो क्या कहलाएगी? असंबद्धता कहलाएगी। समझ गए? मतलब समानता उन चट्टानों में नहीं है। अब जैसे यहां पर जो ऊपरी जो चट्टानें हैं पूरी ये महाद्वीपीय चट्टान, ये तो पूरी ग्रेनाइट से बनी है, उसके बाद बेसाल्टिक चट्टानें हैं, तो जो बीच में जो अलग करने वाली है जो रेखा है ये कॉनराड ने इसकी खोज की थी। तो कॉनराड असंबद्धता यहां पर देखी जाती है। उसके बाद में बेसाल्ट के बाद दुर्बलता मंडल शुरू हो जाता है, ये वाला दुर्बलता मंडल। ये अब दुर्बलता मंडल शुरू हो गया तो यहां पर क्या चीज आ गई? दुर्बलता मंडल शुरू होने पर क्या आ गई? यहां दूसरी असंबद्धता आ गई। उसको क्या नाम दिया गया? रैपिटी या मोहरविक, मोहरविक असंबद्धता। क्या नाम दिया गया? मोहरविक, मोहरविक असंबद्धता। उसके बाद में यहां दुर्बलता मंडल, फिर यहां पर मेंटल आ गया, फिर ठोस आ गया थोड़ा सा। तो ये जो असंबद्धता ये कौन सी है? रैपिटी असंबद्धता, रैपिटी असंबद्धता। उसके बाद में एक असंबद्धता फिर आई हमारे यहां पर, जो मेंटल और कोर को अलग करती है, उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या नाम दिया गया? गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। बेटा यहां पर तत्वों में फर्क नहीं है, ये असंबद्धता नहीं मानी जाएगी। असंबद्धता मानी जाएगी दुर्बलता मंडल वाली, और दुर्बलता मंडल किस में आता है? ये इसी के अंतर्गत आता है, बाह्य मंडल में, बाह्य मेंटल में। ठीक है ना? ये तो बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल को अलग करने वाली जो है वो रैपिटी संबद्धता, हम उसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रैपिटी संबद्धता। यहां गुटेनबर्ग और फिर आ जाएगी 5150 पे लेहमैन। लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। हाँ शिवानी प्लीज सेंड कर देना। हाँ बेटा हो गया। हाँ सर कल करवा देना, टाइम हो रहा है, समझा दो अब तो। हाँ गुड आफ्टरनून सर, कमलेश कुमारी। हाँ बेटा टाइम हो रहा है, सही बात है, लेकिन थोड़ा सा बेटा यहाँ ये देख लो, लास्ट ये असंबद्धता हो गई। हाँ अब कोर, ये पूरा एक चित्र बनाओ बेटा पहले, और ये पूरा चित्र में मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। कल मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट इसको समझा दूंगा, फिर इसको लिखवा दूंगा। कल की थोड़ी सी क्लास हमारी इसकी रहेगी, 10 मिनट की मानो लगभग, क्योंकि 2-3-4-5 मिनट में इसको मैं समझा दूंगा, फिर 5-7 मिनट में इसके बारे में मैं
लिखवा दूंगा। या आप लोग बेटा देखो, जब समझ में आ जाता है ना तो लिखने का तो औचित्य नहीं है। अब आप लोग इस चित्र को देख देख के खुद समझ सकते हैं। कितनी परतें बताइए? 3 परतें, क्रस्ट, मेंटल, कोर। समझ रहे हो ना? यही से समझ जाना। अब क्रस्ट के बारे में लिख रहे हैं हम। क्रस्ट के बारे में क्या लिखेंगे? यह परत हमारे धरातल से 100 किलोमीटर की मोटाई तक मिलती है। इस परत में 2 प्रकार के भूभाग देखने को मिलते हैं, महासागरीय क्षेत्र और महाद्वीपीय क्षेत्र। चलो ये महासागर क्षेत्र बना दिया मैंने। हाँ, अब महासागरीय क्षेत्र की गहराई 5 से 10 किलोमीटर है तथा महाद्वीपीय क्षेत्र की गहराई 70 से 100 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्षेत्र अधिकांश रूप में ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है, जबकि महासागरीय क्षेत्र बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर बना है। ऐसे हम लोग इसमें वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर इस क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाली जो असंबद्धता है वो कॉनराड असंबद्धता है, जो इसको 2 भागों में बांटती है, एक तो अपर क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट। समझ रहे ना? तो जब हमारे सामने चित्र है तो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुद डिफाइन करनी पड़ती हैं। अब यहां पर ये सारी चीज लिख दी, उसके बाद में मैं आपसे पूछूं कि दुर्बलता मंडल को मतलब मेंटल को क्रस्ट से अलग करने वाली असंबद्धता कौन सी है? मेंटल को क्रस्ट से अलग करने वाली। अब ये मेंटल रहा बेटा, ये क्रस्ट रहा, यहां तक है 100 किलोमीटर वाली। अब 100 किलोमीटर वाली जो असंबद्धता है वो कौन सी है? ये मोहरबिक। तो निश्चित रूप से मोहरबिक असंबद्धता क्रस्ट को मेंटल से अलग करने का काम करती है। इसी पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न बनते हैं बहुत सारे। मैं पूछूं आपसे कि मेंटल को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी है? जो मेंटल परत है हमारी, उसको 2 भागों में बांटने वाली कौन सी है? अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, दुर्बलता मंडल मेंटल का ही भाग है, तो वहां पर एक ही हमारी रेपिटी। और रेपिटी जब एक है तो रेपिटी बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल। थोड़ा सा बेटा यहां लिखने में मैंने बाह्य मेंटल लिख दिया, लेकिन ये भूभाग भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए यहां कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, क्योंकि दुर्बलता मंडल लिख सकते हैं हम या बाह्य मेंटल लिख दें, बात एक ही है हमारी। समझ रहे ना? ये तो उसके बाद में हम बात करते हैं कोर की। तो कोर को 2 भागों में बांटने वाली लेहमैन असंबद्धता, और मेंटल को कोर को अलग करने वाली ये मेंटल रहा यहां तक 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद में कोर है, तो 2900 किलोमीटर पर कौन सी है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग किसको अलग करेगी? मेंटल को कोर से अलग करेगी। ठीक है बेटा, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा समझो, और जैसे ही आप लोग इन चीजों को समझोगे ना तो एग्जाम में अपने आप दिमाग में आएंगी चीजें, रील बनेगी एक, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सामने आएंगी। ठीक है ना? कभी भूलोगे भी नहीं बेटा जब समझ जाओगे तो। इस वीडियो को भले एक बार और देख लेना आप, जब कभी टाइम मिले आपको, तो ये चीजें अच्छी से समझ में आ जाएंगी। सर हाँ कल करवा देना सर। हाँ बस बेटा आज के लिए इतना ही। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और आज हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म है। थोड़ा सा 5 मिनट का रह रहा है, इस 5-7 मिनट को कल मैं आपके लिए लिखवा दूंगा। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है ना बेटा? तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी हमारी 1 क्लास या तो 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ठीक है ना बेटा? तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा पढ़ना और समझना इन चीज़ों को। ओके, आज के लिए इतना ही बस।